हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैफ सर और आज हम आप लोगों को क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 करवाने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऊलर झील बच्चों किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ऊलर झील आप लोग को हम बताए थे ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है बच्चों ये कहां से है? तो ये आप लोग का अमरकंटक से है। कहां से? अमरकंटक से। ठीक है, आप याद रखेंगे अमरकंटक से। ठीक है, अगर राज्य पूछ देगा तो अमरकंटक कहां पे पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है? ठीक है, तो चिल्का झील जो है बच्चों ये आपका प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत को क्या कहते हैं? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो गोबल्स था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। हिटलर कौन था बच्चों? हिटलर जो था ये कौन था? तो ये जर्मनी का तानाशाह शासक था। कौन था? जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है, हिटलर का जन्म कब हुआ था ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, पिछले सेट में आप लोग को हम बता चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1939 से 45, 1918 से 1939, 14 से 18, 40 से 45। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध ये आपका 1939 से 1945। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका दूसरा विश्व युद्ध था। ठीक है, अच्छा पहला कब हुआ था? तो पहला भी आप याद रखेंगे 1914 से, कितना से? 14 से 1918 तक। ठीक है, तो दोनों युद्ध को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और जो पहला युद्ध हुआ था विश्व युद्ध ये 14 से 18। कब से कब तक? 14 से 18। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो ये जनसंख्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में बच्चों आप लोग का 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सा? औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी, और आप लोगों का औद्योगिक पूरा लिख ही देते हैं ना, औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरा आपका शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। शहरी क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। आगे देखते हैं हम लोग, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो यह कैसी बेरोजगारी होती है? मतलब कोई भी काम में आवश्यकता से अधिक, मतलब अगर 5 लोग का आवश्यकता है तो वहां पे 10 लोग लगे हुए हैं, तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये आपका परिच्छन बेरोजगारी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? मतलब कि सबसे कम जो साक्षरता है बच्चों, ठीक है, वो किस राज्य के? तो वो बिहार का। ठीक है, बिहार का जो है सबसे साक्षरता दर कम है, और यहीं का बच्चों आप लोग का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, बिहार का ही प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, वो आपका बहुत ही कम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो वाइमर गणराज्य के। किस गणराज्य के बच्चों? वाइमर गणराज्य की। ठीक है, आप याद कर लेंगे किस गणराज्य? वाइमर गणराज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? ये आपका चैप्टर ही है, संसाधन के रूप में लोग। तो इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उत्तर है, किसी देश के लोग उस देश के लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं। ठीक है, कोई भी देश के लोग जो है, ठीक है, जैसे हम भारत के देश के लोग हैं तो हम अपने देश के लिए बहुत ही मूल्य संसाधन है। ठीक है, यदि वे स्वस्थ और शिक्षित और कुशल हो।
यदि हम स्वस्थ हैं और शिक्षित भी हैं और कुशल भी है ना, स्किल भी है हमारे में, मतलब कि हम स्वस्थ भी हैं और शिक्षित भी है, एजुकेटेड भी है और हमारे में स्किल भी है, तो हम अपने भारत के लिए बहुमूल्य हैं। ठीक है, बहुमूल्य संसाधन है। क्यों, आगे देखिए, क्योंकि मानवीय संसाधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। ठीक है, अगर मानवीय संसाधन ना हो, अगर व्यक्ति ना हो, तो काम करेगा कौन, काम करेगा कौन। इसलिए जो संसाधन में मानव संसाधन है ना, वो बहुत ही मूल्य संसाधन है। ठीक है, देखिए आगे, मानव श्रमिक प्रबंधक उद्यमी के रूप में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है। मानव ही ना श्रमिक होता है, लेबर बनता है, वही प्रबंधक बनता है। ठीक है, मैनेजमेंट करता है, उद्यमी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर वही बनता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है, इसी ही मानव संसाधन कहते हैं, इसे मानव संसाधन भी कहते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग से हम क्या समझते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे। ठीक है, तो नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे, देखिए यहाँ पे नात्सी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। नास्ली श्रेष्ठता की भावना, ठीक है, अच्छे से याद रखना। यहूदियों का विरोध, ठीक है, ये भी आप याद रखना। यूटोपिया, नात्सी विचारधारा में आदर्श विश्व के निर्माण की कल्पना की गई थी जो यहूदियों से पूर्णता मुक्त हो, केवल जर्मन आर्य मूल के लोग रहते हों। ठीक है, और युद्धों का समर्थन किया गया था और साम्यवाद और लोकतंत्र का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये नात्सी का सोच था, ये खास पहलू था। ठीक है, तो आप पांचों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताना है। तो मतलब नदियों का महत्व नहीं जान पाएगा, बताओ नदियाँ की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था किसी देश के लिए। देखिए लिखे हैं हम यहाँ पे, नदी एवं झीलों का जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नदी और झील का जो जल है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जो मानव के अनेक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल हमारे बहुत सारे कामों में आते हैं। यही कारण है कि मानव की सभ्यताएं नदियां के किनारे बसी हुई थी। तो जितने भी था ना, हड़प्पा सभ्यता और भी जितने भी सभ्यता था, पुराने पुराने इतिहास को उठा के देख लो, तो वो जितना भी था वो नदी के किनारे बसा था। क्यों, क्योंकि नदी से बहुत सारे कामों होते थे। ठीक है, नदियां पर बांध बनाकर कई प्रकार के लाभ उठाए जाते थे। मतलब नदियों को क्या कहते हैं, जैसे नदी है, ये नदी पे बांध बना देता, मतलब कि रोक देता था। अब यहाँ पे पानी रुक गया, अब पानी रुक गया तो इससे बहुत सारी चीज काम होती थी। ठीक है, खेती किया जाता था और कपड़ा धोया जाता था, बर्तन, बहुत सारी चीज काम है ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, नदियों से नहर निकालकर सिंचाई की जाती है जिससे कृषि उत्पाद किया जाता है। तो नदियों से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंपल सी बात है। नदियां का जल पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नदियां का जल जो होता है, जहां बालवीय भाग होता है वहां पे पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ऊंचाई से जल गिराकर टर्बाइन चलाई जाती है जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऊंचाई से अगर गिर रहा है जल, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नदियों एवं झीलों संरक्षित एवं मनोरंजन का प्रमुख साधन है। यह पर्यटकों का नौवहन जैसा मनोरंजक साधन उपलब्ध करवाती है। तो नदियाँ वगैरह क्या करती है यहाँ पे, जहाँ पे पर्यटक घूमने उमने का स्थान भी यहाँ पे हो जाता है ना, मनोरंजन करने का। नदी एवं झील वातावरण को सम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नदी और झील रहा तो हमारा जो वातावरण है, वो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अच्छा बनता है। नदी एवं झील के उद्योग के लिए काफ़ी जल उपलब्ध होते हैं। तो नदी और झील से है ना, उद्योग वगैरह भी मतलब फैक्ट्री उक्ट्री भी में काम आता है। तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आप अपने से भी जोड़ करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग हर मॉडल पेपर में क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग का टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है, आप लोग का टेस्ट के साथ साथ फाइनल का भी तैयारी अच्छा से किया जा सके, है ना। पहला क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना जो है बच्चों, ये आपका कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे, कृष्णा नदी पे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है ना, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल का लूनी नदी जो है, ये भारतीय मरुस्थल का महत्वपूर्ण नदी है। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं। देखिए पहले भी आप लोग को ये सवाल करवा दिए थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, खंदक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, युद्ध में जो है सैनिक वगैरह छिपता है, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, खंदक।
आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी जो है बच्चों ये नेपाल में जो है हिमालय से निकलती है? तो ये कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? तो अत्याचार किस पे किया? वो यहूदियों पर किया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल हमारा क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, जो शिक्षित भी है और स्वस्थ भी है वैसी संख्या हमारे अर्थव्यवस्था लिए, हमारे देश के लिए क्या है? परिसंपत्ति है, एसेट्स है। आगे देखो, भारत की किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय? तो ऊपर में हम बताए थे, किसमें? बिहार में। बिहार में जो है साक्षरता दर भी कम है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय भी जो है बिहार का वो कम है। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार शहरों में जितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, शहरों में कितना? 2। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा, कौन कौन सा सर? तो वो भी बता दीजिए ना। चलिए बता देते हैं आपको, क्या होता है? परछन बेरोजगारी। क्या बोले हम? परछन बेरोजगारी, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा दूसरा कौन सा बेरोजगारी? तो दूसरा आपका है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। और दोनों का अंतर जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, आपके टेस्ट के लिए, आपके फाइनल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को हम पिछले मॉडल पेपर में इसका बता दिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी। हाँ बिल्कुल सही, चारों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। अशिक्षा भी, अस्वस्थ है और गरीबी है, यही कारण हमारे भारत में क्या है? अधिक बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? देखो ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो कौन पर? औद्योगिक बेरोजगारी तो पाया जाता है शहरों में, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी भी पाया जाता है, लेकिन मौसमी बेरोजगारी बच्चों ये शहरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लोग, जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने में किसका योगदान है? तो शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा, इनमें सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने का किसका योगदान है? तो सभी का, शिक्षा का भी, प्रशिक्षण का भी और चिकित्सा सेवा का, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ बच्चों, ठीक है, जिसका आप आंसर ना कमेंट करके बता देना, ठीक है। आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, सेट 1 में बताया, सेट 2 में बताया और सेट 3 तक यहाँ अभी जो हम बताएं ऊपर में बता चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक बताना है, ठीक है। 16 से 18, 14 से 18, 39 से 45, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक चला था, ये हमें नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा, वीडियो अब कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए होंगे ना तो सब्सक्राइब अभी जल्दी से दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब जो है वो जल्दी से दबा लो और उसके बगल में घंटी बटन होगा उसको भी दबा लेना, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को वीकली टेस्ट के साथ साथ आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड की तैयारी 2024 की तैयारी भी इसी चैनल पे आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा नेक काम जरूर करना कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है, सभी लोगों को, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप सभी में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।